नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशिष्ट मेहमान हैं, श्री अरिंदम सोनी सर, जो कि सारथी आईएएस के डायरेक्टर एंड फाउंडर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। आज यूपीएससी सर अपन देखा जाए तो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। तो क्या इसमें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप क्या करें? देखिए, टफेस्ट जो एग्जाम आपने शब्द यूज किया, टफनेस का कोई स्केल नहीं है। कोई भी जंग होती है उसको पहले मनभूमि में लड़ा जाता है, फिर रणभूमि में लड़ा जाता है। तो आपने अगर ये सोच लिया कि एग्जाम टफ है तो वो आपके लिए जिंदगी भर टफ ही बना रहेगा, और अगर आपने सोच लिया कि एग्जाम डुएबल है तो एग्जाम आपके लिए डुएबल ही रहेगा। प्रिपरेशन चाहे एसएससी की हो, बैंक पीओ की हो, या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करें, चाहे स्कूल में भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते थे, तो अगर आपकी मंशा क्लियर है, आपकी प्रिपरेशन सही है, आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है और एग्जीक्यूशन ठीक है, तो आप वहां भी उत्तीर्ण करते थे और आप यहां भी उत्तीर्ण करेंगे। आपकी सक्सेस इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि पेपर कैसा आ रहा है, आपकी सक्सेस इस चीज पे डिपेंडेंट है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपका एग्जीक्यूशन कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है। एक सर अपन देखते हैं जैसे आजकल के जो बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, जब मेरी कजिन सिस्टर है, वो 5th 6th में थी, तभी वो बोली कि यार बिकम है आईएएस ऑफिसर, क्रैक यूपीएससी। तो आपके हिसाब से राइट एज क्या है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए? जो बच्चे जो 8th 10th स्टैंडर्ड में हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहे? देखिए, आज जो ट्रेंड्स चल रहे हैं एग्जाम्स में, 18 साल की उम्र के बाद से ही, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन से ही बच्चे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, और एज यंग एज 21 साल में जैसे ही पहुंचते हैं बच्चे एग्जाम देते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक भी कर जाते हैं। इसका एक बेसिक एडवांटेज ये मिलता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीसी इस वक्त यंग ऑफिसर्स प्रेफर कर रही है। सेकंड, आपकी प्रमोशन चैनल्स आपके और ज्यादा खुल जाते हैं। थर्डली, आपको भी अपनी जिंदगी जीने का और एंजॉय करने का मौका मिलता है। तो उन 3 साल के 4 साल के ग्रेजुएशन के टेन्योर में आप प्रिपेयर कीजिए, और जब भी आपका अटेम्प्ट का एज आता है तो आपको अटेम्प्ट देना चाहिए। अर्ली कमर्स, अर्ली बर्ड्स को यूपीसी बहुत वेलकम कर रही है, और पिछले कुछ सालों से ये एविडेंट भी है। कहीं ना कहीं यूपीसी के आप जब मेरिट लिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे यंग बच्चे मिलेंगे जो 20, 21, 22 के हैं। तो वो अच्छा, ठीक है। एक सर अपन देखते हैं कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसको थोड़ा टफेस्ट माना जाता है, ज्यादा टफ रखते हैं, क्योंकि कई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो मेंस में मतलब डिजर्व करते हैं लेकिन वो प्रीलिम्स में ही जाके रुक जाते हैं। तो खासकर सीसेट का जो पोर्शन जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है या उनके लिए, तो ये आपको क्या? देखिए, इसमें 3 चीजें हैं। पहला कि प्रीलिम्स आपके लिए फिल्ट्रेशन स्टेज है। अगर आप काबिल हैं तो अपनी काबिलियत को वहां साबित कीजिए। तो जिन लोगों का निकल रहा है प्रीलिम्स, वो भी वही हैं जो आपके पास वाले टेबल पे बैठे थे और उनका निकल गया और आपका नहीं निकला। तो अगर आप काबिल हैं तो आप प्रीलिम्स को भी उतना ही सीरियसली लीजिए जितना आपको मेंस को लेना चाहिए। और जहां तक बात रही सीसैट की, तो सीसैट में बिल्कुल पिछले 2 साल से 3 साल से कहीं ना कहीं ये महसूस किया जा रहा है कि मैथ्स का थोड़ा सा जो लेवल है वो बढ़ा दिया गया है एग्जाम में, और थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्टी हो रही है, उसको फेस कर रहे हैं, डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, बट ठीक है। ये सब कंपटीशन का पार्ट है, ये सब कहीं ना कहीं एक एग्जाम की साइकिल है। आप भी वो फेस कर रहे हैं जो आपके पास वाला फेस कर रहा है। तो कंपटीशन हमेशा रिलेटिव होता है। कभी भी कंपटीशन ऐसा नहीं होता कि आपके लिए अलग है और सामने वाले के लिए अलग। अच्छा, एक सर अपन देखा जाए तो 2008 से 2014 तक ये जो इसमें यूपीएससी का चेंजिंग हुआ, खासकर लैंग्वेज को लेके, तो किसी को एक लैंग्वेज, जैसे कोई मराठी है, किसी को हिंदी है, किसी को ये, तो किसी को एडवांटेज मिल जाता है लैंग्वेज का, किसी को डिसएडवांटेज रहता है। ऐसा क्यों? सबके लिए इक्वल? अब देखिए, ये तो कोई सिस्टम और पैटर्न का हिस्सा है। इसमें बदलाव जो पहला आया था, तो वो तो ये कि एक ऑप्शनल को पहले 2 ऑप्शन हुआ करते थे, अब एक ऑप्शनल कर दिया गया। जीएस के पेपर पहले 2 थे, 4 पेपर कर दिए गए, और उसके साथ साथ सीसैट को इंट्रोड्यूस किया और सीसैट को क्वालिफाइंग बना दिया, और जीएस का जो होता है आपका मेरिट में मार्क्स काउंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम को रेशनलाइज करने की जो पूरी प्रक्रिया है ये बहुत समय से चली आ रही है, धीरे धीरे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि इक्वल ग्राउंड्स क्रिएट करने के लिए स्केलिंग या
और जो फैक्टर्स होते हैं उसको नल डाउन करने के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को पूरी तरीके से हटा ही देना चाहिए, ताकि कोई भाषा का या किसी का सब्जेक्ट की लेंथ ज्यादा है, किसी में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स दिए जा रहे हैं, किसी को बहुत स्ट्राइक डाउन किया जा रहा है, तो इस तरह की चीजें ना हो। इसमें मेरा सुझाव इतना सही है कि अगर आप ऑप्शनल हटा देते हैं तो सबके लिए इक्वल ग्राउंड्स क्रिएट हो जाएगा। बच्चे अपना अपना कंपटीशन जो फेस कर रहे हैं तैयारी करेंगे और बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। अच्छा, एक सर अपन देखते हैं यूपीएससी जो इंटरव्यू, खासकर जो एस्पिरेंट देते हैं इंटरव्यू का एक पैनल होता है, तो कई ऐसा पैनल में जाते हैं तो उनको क्या मार्क्स बहुत टफ देते हैं, कम देते हैं मार्क्स। किसी का लकीली ऐसा पैनल मिल जाता है जहाँ मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो अब जो जिनका आपको पता है रैंकिंग में अगर 20 मार्क्स किसी को अगर एडवांटेज मिल जाए तो रैंक में कितना वो डिफरेंस है, तो इसके लिए कुछ स्केलिंग या कुछ डिवाइड करके ऐसा करके क्या आपके हिसाब से? देखिए, इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। दूसरी बात ये समझने की है कि आपके सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स आपके सिलेक्शन को डिसाइड नहीं करते हैं। आपके मेंस और इंटरव्यू के जो कंबाइंड मार्क्स आते हैं वो आपके मेरिट लिस्ट में जाते हैं। अब जहां तक बात रही कि 10-20 नंबर का ऊपर नीचे होता है, तो उसमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा है उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत इम्पैक्ट करती है। उसका जवाब देने का तरीका, उसका नॉलेज बेस, किस तरह से किस मेंबर को हैंडल किया, ये सब कुछ काउंट करके ही आपको एक ओवरऑल मार्क्स दिए जाते हैं। अब ऐसे केस में किसी को ज्यादा और किसी को कम मिले तो वहां पे आपको नहीं पता कि अंदर क्या हुआ। बाहर आके तो आप अपनी कहानियां बना सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि यूपीएससी बहुत कोऑपरेटिव एस्टैब्लिशमेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और वो इस देश को जो ऑफिसर्स देना चाह रही है उसमें वो पिनलाइज नहीं कर रही है किसी को। वो लास्ट स्टेज है इंटरव्यू, वहां पे किसी का पिनलाइजेशन का स्कोप नहीं है। प्रीलिम्स में आपका फिल्ट्रेशन हो गया, मेंस में आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट होगी, आपका पर्सनालिटी टेस्ट जो आखिरी में है उसमें आपको कोई पेनल्टी मार्क्स नहीं दिए जा रहे, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिल जाता है। और फिर भी हमेशा किसी भी रिजल्ट को आप अपनी किस्मत की बजाय अपनी मेहनत का रिजल्ट समझिए। अपने किस्मत को उस पे ब्लेम देने से अच्छा है कि आप अपनी मेहनत को उसमें की शायद हो सकता है मेरी मेहनत में कमी रहेगी। अच्छा, एक सर अपन आजकल देखते हैं ना, तो कई एस्पिरेंट खासकर आईआईटी इंजीनियर जब अच्छा अच्छा पैकेज होता है कॉर्पोरेट लाइन में, आउट ऑफ इंडिया का अच्छा अच्छा रहता है, लेकिन वो सब वहां से ज्यादातर, हमें सारा तो नहीं, सब तो नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादातर वहां से स्विच करके आते हैं फिर यूपीएससी की तैयारी करते। तो इसका क्या रीजन लगता है आपको? ये बिल्कुल वही रीजन है जो रीजन आपका मुझे यहाँ बुलाने पे है। आपने एसएससी के किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को नहीं बुलाया। हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में, स्पेशली सोसाइटल सेटअप में, हमारे यहाँ पे सबसे प्रेस्टिजियस जॉब मानी जाती है। देश में अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कहीं एंट्री देखी जाए तो किसी का बेटा अगर कलेक्टर है तो ऑटोमेटिकली वो सब जगह पे पास हो गया, जिंदगी में हर जगह पे वो पास हो गया। तो वो सोशल प्रेस्टीज जो जुड़ी हुई है, जो सोशल स्टेचर इस सर्विसेज के साथ जुड़ा हुआ है, उसको कमाने के लिए ये आईआईटीएंस या जो एमबीए किए हुए बच्चे हैं जो आईआईएम में पढ़ रहे हैं, ये बच्चे वहां से जो छोड़ के आते हैं वो पैसा कमाने नहीं आते हैं, वो सोशल स्टेटस कमाने आते हैं। हमारे यहाँ मुझे आज भी लगता है, हमारे यहाँ आज भी इज्जत बहुत बड़ी है पैसों से ज्यादा। तो इसीलिए जो संस्कार हैं उनको आज भी हम जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज कल्चर जो है वो बहुत डोमिनेंट फैक्टर है हमारी जिंदगी में, हमारे डिसीजंस के ऊपर। सर एक मैं, जैसे आपकी जो भी इंस्टीट्यूट में कोचिंग में बच्चे आते हैं जिनको आप पढ़ाते हैं, तो आपको यूं लग जाता है देख के कि हाँ ये बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा या डिजर्व करता है, ये ऐसा कुछ? पढ़ा के पता लग जाता है, देख के किसी को पता नहीं। फेस वैल्यू किसी की भी देख के जज करना ये गलत है। हाँ, लेकिन जितना टाइम हम उसके साथ में स्पेंड करते जाते हैं तो उस बच्चे का कैलिबर समझ आ जाता है, सच झूठ पता लग जाता है कि ये कितना बता रहा है और कितना है ना आता है इसको। वो कुछ समय लगता है लेकिन समझ आ जाता है, क्योंकि हजारों बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हर साल कोई ना कोई बनता है। तो एक है ना, एक रडार सा सेट हो जाता है कि हाँ पता लग जाता है कि ठीक है ये अच्छा कैंडिडेट है।
सर देखा जाए तो आजकल जैसे ये जो कोचिंग संस्थान है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बिजनेस इंडस्ट्री ओरिएंटेड होते जा रहे हैं। अपन देखते हैं कई जगह बेचे ज्यादा आते हैं, तो काफी दो चार अभी हादसे भी हो गए, बच्चे बेहोश हो गए, इवन किसकी डेथ हो गई। तो इसमें एक लिमिट होना चाहिए कि इतना बैठने की या जो भी कुछ, आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? देखिए, बैच की कोई लिमिट तय करने से पहले हमको अपनी जनसंख्या की लिमिट तय करनी पड़ेगी, हमारे एस्पिरेशंस की भी लिमिट तय करनी पड़ेगी। एक मूवी आई थी हजारों ख्वाहिशें ऐसी, अगर उस मूवी का नाम ये होता 100 ख्वाहिशें ऐसी, तो मूवी चलती नहीं, है ना। तो हमारी ख्वाहिशें ही इतनी है ना। और जितने सपने हैं, वो हर सपने को ये लगता है कि ये पूरा होगा, तो आप किसके सपने को बोलोगे कि तुम क्लास में जाके मत बैठो। तो हम लोगों के लिए दुविधा ये है कि हमारे लिए हर सपना महत्वपूर्ण है, और हर सपने को हमको उस छोटे से क्लासरूम में बिठाना है और उसको पूरा करने की कोशिश करनी है। जहां तक बात रही कमर्शलाइजेशन की, तो कमर्शलाइजेशन एक लिमिट के बाद गलत है। कोचिंग इंडस्ट्रीज को, हमको, आपको और उस पूरे समाज को ये समझना होगा कि धन बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। बड़ा अच्छा किसी ने कहा था कि जब सीता वन में थी तो वो राम से कह रही थी कि धन धन धन, और वही सीता जब सोने की नगरी लंका में थी तो वो हाय राम कह रही थी। तो इसीलिए धन बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। तो जहां हो सके इस चीज को समझे कि हम विद्या का आदान प्रदान कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, हम सिखा भी रहे हैं। और सिखाने की इस कोशिश में जहां तक संभव हो, बच्चों की ख्वाहिशें और अपनी जो भी बैलेंसिंग है, बिजनेस की बैलेंसिंग है, उसको बनाए रखें। ओवर क्राउडेड करना, अंडरग्राउंड में लाइब्रेरीज खोल देना, किसी की जान से, किसी के भावनाओं से, कि ना, किसी के मतलब किसी चीज से आपको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, मेरा ये। तो सारथी आईएएस का क्या विजन है, क्या विजन लेके आप इंस्टीट्यूट का आपका? मेरा विजन बड़ा क्लियर और सिंपल है, जो मैंने भी आपको बोला कि सिर्फ पढ़ाना नहीं, सिखाना भी है। क्योंकि जब ये जो एज है, जब बच्चा तैयारी करना शुरू करता है, मेरे पास में 18 से लेके 30 साल तक के बीच में बच्चे हैं इंस्टीट्यूशन में। तो ये जो एज है, ये वो एज है जहां पे हम जिंदगी में सीखते बहुत कुछ है, और ये सीखा हुआ हमारी पूरी जिंदगी भर काम आता है। तो मैं हमेशा मेरे टीचर्स से, मैनेजमेंट से, स्टाफ से, और मैं खुद भी इस प्रयास में लगा रहता हूं कि सिर्फ पढ़ाना नहीं है, कुछ सिखाना है। क्योंकि ये सीखा हुआ इनको आने वाली, इनकी 30-40 साल की जो बची हुई जिंदगी है, वो इनके अंदर ये वैल्यूज डाल के जाएगा, जिस दम पे ये अपनी जिंदगी आगे जिएंगे। एक सर अपन देखें तो पिछले 5-7 साल में राजस्थान के जो है राजस्थान यहाँ से जो है एस्पिरेंट काफी सेलेक्ट भी हो रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको अभी इतना चेंजिंग, क्या लगता है आपको सर? देखिए, राजस्थान ही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, अब देखिए बहुत बच्चे सेलेक्ट होके आ रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मुझे लगता है कि टैलेंट की कोई जन्मभूमि नहीं होती है। कहीं एक जगह पे वोल्केनो है जैसे, तो एक जगह पे ही निकलेगा ना, स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। वैसा नहीं है कि वो जो ज्वालामुखी है टैलेंट का, वो किसी एक जगह से ही निकलेगा, वो कहीं से भी, है ना, उत्पन्न हो सकता है। और राजस्थान के बच्चों में बहुत टैलेंट है, और वो दिखा रहे हैं पिछले कई सालों से कि दिल्ली में जितने रिजल्ट्स नहीं है, उससे ज्यादा रिजल्ट्स राजस्थान दे रहा है। और यहाँ के जितने भी बच्चे हैं जिनकी पृष्ठभूमि जो गांव से आते हैं, वो बच्चे चमत्कार करते जा रहे हैं। बिना कोचिंग के भी वो बच्चे यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। बिना लाइट में पढ़ने वाले बच्चे, जिनके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, वो बच्चे भी यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। तो टैलेंट का तो लावा भरा हुआ है राजस्थान। अच्छा, तो जैसे सर आपने कहा कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास रिसोर्सेज शायद कम हैं, लेकिन अच्छा करे, तो जैसे कोई फाइनेंशियल जिनकी नहीं डिजर्व करते, वो नहीं कर सकते, तो आपके सारथी है इसका कुछ एडवांटेज है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल चाहते हैं? बिल्कुल है सर। हमारे
कई बैचेस में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी हिडन आइडेंटिटी हम भी रखते हैं और वो सिर्फ मेरे तक सीमित रहती है, मैनेजमेंट स्टाफ में भी किसी को नहीं पता रहता। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस हम 1 रुपए भी चार्ज करते हैं और 1 रुपया? जी 1 रुपए। सर आईएएस की कोचिंग पॉसिबल 1 रुपए? बिल्कुल साहब हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके रिकॉर्ड्स भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा। कुछ बच्चे हैं जिनको हम 1 रुपए पे पढ़ाए हुए हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको 50%, 25% तक की स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन के वो बच्चा कितना डिजर्विंग है और कितना क्राइसिस में है। अच्छा अच्छा। तो आप जो भी जिनमें टैलेंट है तो उनके लिए सारथी आईएएस है जो आपने उनके लिए क्या एक क्राइटेरिया है कुछ या? बिल्कुल, एक फिल्ट्रेशन टेस्ट है। अच्छा। कहीं ना कहीं आपके बैकग्राउंड चेक भी है, जो हमारे रेगुलर प्रोसीजर्स हैं हम उसको फॉलो करते हैं जेन्युइनिटी एस्टैब्लिश करने के लिए। और उसके बाद में अगर हमको लगता है कि आप बिल्कुल मेहनती हैं, डिजर्विंग है और आप जेन्युइनली ट्रबल्ड हैं सरकमस्टांसेस से, घर परिवार समाज से, तो हमारे दरवाजे बिल्कुल आपके लिए खुले हुए हैं। जो बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, कहीं ना कहीं चाहे यूपीएससी में नहीं हुआ कुछ बच्चों का, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जॉब को सिक्योर कर लिया। अभी रिसेंटली मेरे किसी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आ रहा है, सर के मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में पोस्टेड हो गया हूँ। हो सकता है कि वो सेक्शन ऑफिसर ही पोस्ट हुआ हो, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस बच्चे ने ये याद रखा कि सर आपने मुझसे 1 रुपए लिया था, तो उतना बहुत है। एक सर अपन देखें तो यूपीएससी और पीएससी एग्जाम में आपको क्या डिफरेंस लगता है बच्चे? देखिए बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा गैप है, बहुत डिफरेंस है कि यूपीएससी जिस तरीके से एग्जाम ले रहा है और जिस तरह के एग्जामिनेशन पैटर्न है वो बहुत ही डिफरेंट और अलग लेवल के हैं। वो टैलेंट को सर्च कर रहा है और एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन को पूछने के तरीके से लेके और कहीं ना कहीं जो मेंस का एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वो सब कुछ बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का अलग लेवल का है। पीसीएस एग्जाम से मेरी थोड़ी सी शिकायत इसलिए भी है क्योंकि बच्चा पूरा साल मेहनत करता है। वो बच्चा अगर लास्ट में जाके उसको ये समझ आए कि यार मेरी मेहनत पे तो किसी ने पैसे देके पेपर लीक करा लिया, वो बड़ा दुख देता है। उस बच्चे के लिए बड़ा दुखदाई है, इसको वापस से 1 साल पढ़ना पड़ेगा, जिसके घर में खाने के लिए दाना नहीं है। वो अपनी सर्वाइवल के लिए वो एग्जाम दे रहा है, ना कि उसकी ख्वाहिश है। तो पीसीएस एग्जाम्स को पॉइंट नंबर 1 तो रेगुलराइज करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 थोड़ा सा स्केल लिफ्ट करना जरूरी है, थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट करें। फैक्चुअल नॉलेज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, जहां पे वो रटना ही एक विद्या है, तो वो विद्या नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। कुछ हद तक बहुत सारे स्टेट्स ने यूपीसी के एग्जाम को पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, एनालिटिकल क्वेश्चंस दे रहे हैं बजाय कि फैक्चुअल क्वेश्चंस को पूछने के लिए। तो कहीं ना कहीं आरपीसी में भी ये चेंजेस बड़ी रिसेंटली मेंस एग्जाम में रिफ्लेक्ट हुए हैं। इस साल का जो मेंस एग्जाम था, अच्छा लगा वो पैटर्न देख के कि आरपीसी भी अब थोड़ा थोड़ा इस तरफ मूव कर रही है। एक सर अब कोई जो बच्चे रूरल एरिया से हैं जो नहीं आ सकते यहाँ जयपुर या दिल्ली जहाँ पे जो कोचिंग, तो वो ऑनलाइन क्लास भी आजकल ऑनलाइन का भी? बिल्कुल, हम भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डेड दोनों तीनों मोड्स में, ऑफलाइन ऑनलाइन, जिसे हाइब्रिड बोलते हैं तो हाइब्रिड भी। सेम डे रिकॉर्डिंग्स बच्चे को अवेलेबल करवाना, सेम डे ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस, हर चीज को बिल्कुल इंटीग्रेट कर रखा है ऐप पे, वेबसाइट पे। तो डिस्टेंस अगेन वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप घर बैठ के भी पढ़िए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। बाकी की पूर्ति के लिए आपके टीचर्स, आपकी फैकल्टीज अवेलेबल है। एक सर जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में जब था, फर्स्ट ईयर सेकंड, तो मेरे एक ब्रदर थे, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने मेंस की और इंटरव्यू तक किया। तो उनके 8-10 जो ग्रुप था, 8-10 लड़कों का, तो वो लकीली मेरे को साथ लेके जाते थे जब भी जाते थे, उनकी जब डिस्कस होती थी, कहीं मिलते थे या लाइब्रेरी में। तो मैं ऐसे देखता था, तो मैं था जब फर्स्ट ईयर 18-19 साल का, ऐसे ज्यादा अपने को कुछ नहीं, लेकिन वो जब बैठते थे बात करते थे, आईआर की बात करते थे, इंटरजेनरेशनशिप की, या फिर बात करते थे एथिक्स की, बात करते थे मॉरल, बात करते थे पॉलिसी की, ऐसे ऐसे मतलब तो उनका एक माइंड लेवल वो, मैंने ऐसे मन में था मैं कि अभी आप ऐसे आप बात करते हो, ये पूछते हो, ऐसा
मेंटली वो ऐसे न्यूट्रल होके सोचते थे हर बार कोई स्कीम को, पॉलिसी को, ऐसा नहीं कि बाईस को। तो कहीं न कहीं वो अपने आप को वो फिर उन्होंने एक अच्छी बात की कि यूपीएससी बनना के ओनली एग्जाम क्रैक करके या वैसे बननी, आपको वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी। तो भाई बनने से पहले ही आपको ऐसे रिएक्ट करना पड़ा, ऐसे सोचने का तरीका वैसा करना। तो ये कहीं कितना रोल अदा करता है? बहुत बड़ा रोल है। आपको जिस दिन आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, आपके मन में आपको ये समझ लेना है कि आप आज ही से आईएएस ऑफिसर हो। आपको वैसे ही बिल्कुल सोचना है, अपनी अपीयरेंस, ड्रेसिंग, अपनी थिंकिंग, आपकी जितना भी प्रिपरेशन का पार्ट है अंदर बाहर दोनों, आपको उसको पूरी तरीके से अपने रगों में उतार लेना है। तभी आप जाके वो एक प्रॉपर, है ना, लास्ट स्टेज पे जब आप पहुंचते हैं इंटरव्यू में, जैसे आपने शुरुआत में पूछा कि सर नंबर कम क्यों मिलते हैं, तो ऐसों को ही नंबर कम मिलते हैं। जो अपने अंदर वो आईएएस नहीं है ना, वो बाहर भी नहीं बन पाएगा। अच्छा, तो ये मतलब बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। एक सर अपन देखें ना तो पिछले एक दशक से जो गर्ल्स एस्पिरेंट जो भी लड़कियां हैं वो काफी, अपन टॉपर देखते तो हर टॉपर में टॉप 10 में जब ज्यादा कंपेयर लड़कों से लड़कियां हैं, तो अभी सेलेक्ट भी ज्यादा हो रही है। तो आपको क्या कारण लगता है कि अभी इतने क्यों हो रहे हैं, या पहले लड़कियों को इतना मौका नहीं मिलता था, या आपके हिसाब से क्या? मैं फिर से आपको उसी जवाब पे वापस लाऊंगा कि हमारे यहाँ पे टैलेंट की ज्वालामुखी है, लावा भरे हुए। बस आप इतना सा फर्क पड़ा है कुछ दशकों में कि हमने मौका देना शुरू कर दिया और उन्होंने उस मौके को पूरी तरीके से उसका लाभ उठाया और उस बात को प्रूव किया कि उनको मौका देना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चरल बैरियर्स थे, हमारा पेट्रियार्कल माइंडसेट था, जो हमारी बेटियों को, बहुओं को, बच्चियों को एक डोमेस्टिक स्फेयर में ही सीमित रखता था कि यहां से इन चार दीवारी से इनके बाहर काम नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने दरवाजे खोले तो उन्होंने आसमान छू लिया। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा मुझे लगता है कि योगदान सरकार का भी है। इन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया बेटियों को पढ़ाने में और माइंडसेट को चेंज करने में। और उससे भी बड़ा रोल शायद मुझे लगता है कि घर परिवार में जो माँ बाप है, भाई है, उन लोगों ने इस चीज को अडेप्ट किया, इस चीज को समझा और अपनी बेटियों को मौका दिया। और इसीलिए आप देखिए कि टॉपर्स में आप हर साल टॉप 10 टॉपर्स में 50% तो लड़कियां आपको मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, और लड़कों के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल सर जी। तो अपने सर जो सारथी आईएएस कोचिंग जो अपने ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे है क्या सर? हमारी 2 ब्रांचेस हैं इस वक्त, और कोशिश यही है कि फिलहाल तो राजस्थान के जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले उनको केटर किया जाए, और उसके बाद में जो सैटेलाइट सिटीज है वहां पे मूव ऑन करने का प्लान। तो आपका कोचिंग का सर कैसे आपको मतलब कहाँ से मोटिवेशन किया, आपको लगा कि ये मुझे इस मोटिवेशन तो देखिए वैसा ही था बिल्कुल कि हम भी तैयारी कर रहे थे, हमने भी एग्जाम दिए, हमने भी सारी स्टेजेस तक जाके उसको महसूस किया, कहीं सिलेक्शन हुए, कहीं लास्ट में नहीं हुए। पर फिर अल्टीमेटली ये समझ आया, जैसे मैंने आपको बोला, कि हमको भी सिखाया गया, हमको भी सिर्फ पढ़ाया नहीं गया, सिखाया गया। तो जो सिखाया था उसी को आज सिखा रहे हैं। और मंशा यही थी कि आप धरोहर जिसे बोलते हैं, लेगेसी जिसे बोलते हैं, तो हमने भी कोई लेगेसी को बोरो किया, हम भी उस लेगेसी को आगे देना चाहते हैं। तो इसी तरीके से शुरुआत हुई। एक सर लास्ट ये था कि जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी खासकर या कोई भी यंगस्टर जो आपको देख रहा है, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज है उनको, यूथ को? देखिए मैसेज एक नहीं है, मेरे 2 मैसेजेस हैं यूथ को। पहला कि इस एग्जाम को जब आप पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, या कोई भी टास्क जीवन में कर रहे हैं, तो अपना 110% दो, है ना। लेकिन इस बात को दिमाग में रखते हुए कि जीवन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, जीवन इसके बाद भी है। दूसरा कि प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। एंड रिजल्ट के लिए आप लोगों ने सोच लिया कि आईएएस बन जाएंगे तब ये करेंगे,
उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे तो ये करेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे तो ये करेंगे, ये सब ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जिंदा रखना, लगातार मोटिवेटेड रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं हर क्लास में इस बात को दोहराता हूं। मेरे जितने भी बैचेस में पढ़ा रहा हूं, उसमें मैं हमेशा एक बात को दोहराता हूं। 3 शब्दों को अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए। पहला धीरम, दूसरा स्थिरम, तीसरा गंभीरम। धैर्य रखिए, स्थिर रहिए और गंभीरता बनाए रखें, सिंसियर रहें, सीरियस नहीं होना है। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है पर्सनालिटी में, लाइफ में। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, मूड स्विंग्स होंगे, कभी पढ़ाई होगी, कभी नहीं होगी। और पेशेंस इज द की। हो सकता है कि आप लास्ट स्टेज पे भी आके सिलेक्शन ना हो, आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी है, आपके अंदर वो धैर्य है, तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन होगा। एक सर आपको ये सवाल था मेरा कि अपन देखते हैं ना आजकल बच्चों पे क्या मेंटल प्रेशर रहता है, क्या रहता है, जैसे कोटा जो शिक्षा नगरी है उसी को सुसाइड नगरी कहने लग गए लोग। तो क्या बच्चों का ऐसा प्रेशर रहता है कि वो सुसाइड, क्या घर वालों का ज्यादा प्रेशर रहता है उनसे, या उनकी एक्सेप्टेशन घर वालों की उनके ऊपर ज्यादा रहती है, क्या रीजन लगता है आपको? देखिए, मैं तो इसका थोड़ा सा ब्लंट जवाब दूंगा, हो सकता है आपके दर्शकों को और आपको पसंद भी ना आए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी है, उसको मेरे ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। और मैं पर्सनली तो आपकी एक्सपेक्टेशंस को अपने आप तक आने भी नहीं दूंगा। होता यही है कि हम अपने आप को तो समझा लेते हैं, हम दूसरों को नहीं समझा पाते हैं। बिल्कुल। कहीं अच्छा सा लिखा था कि मत समझो, पर हमें गलत मत समझो। तो बच्चों के लिए मैं, आप जैसे कोटा में जो न्यूज आती है तो मन को बड़ा दुख होता है वो पढ़ के कि इतने छोटे छोटे से बच्चे, एग्जाम नहीं हुआ तो सुसाइड कर रहे। तो मैंने आपको पहले मैसेज में ये बोला कि ये एग्जाम जीवन नहीं है, जीवन इससे बड़ा है। तो जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखिए कि ये जो एग्जाम है, ये आपने उस एग्जाम को सिलेक्ट किया, आपके माँ बाप ने आपको नहीं बोला था। आपको नहीं देना था तो आपको डे 1 पे बोल देना, साहब मैं नहीं दूंगा। दूसरा, माँ बाप के लिए मैसेज है कि भाई आपका बच्चा अगर टैलेंटेड है, केपेबल है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, तो फिर उसको उसका समय दो। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं का दबाव अपने बच्चों पे ना पड़ने दें। बच्चा अपने आप में ही अपनी एस्पिरेशन से, अपने एम्बिशन से खुद ही दबा हुआ है। वो अपने आप को तो अपनी हार के बाद समझा लेगा। वो रणभूमि में हार के आया तो वो अपनी मनभूमि में अपने आप को तो समझा लेगा, लेकिन उस मनभूमि में आप भी खड़े हो जो उससे लड़ रहे हो, वो उससे नहीं लड़ पाएगा। तो आप वहां मनभूमि में छोड़ दीजिए उसको। वो ठीक है, वो कर रहा है, कर लेगा, और उसका भगवान ने साथ दिया, उसकी मेहनत उसके साथ रही तो सिलेक्शन हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो ऐसा थोड़ी है कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो लोग कोई बड़े पद पे नहीं पहुंचे या उन्होंने नाम नहीं कमाया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फेल होने के बाद में बहुत बड़े बड़े नाम कमाए इस देश में। थैंक यू सर, आप यहाँ पधारे टाइम। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।